हम सभी लोग अक्सर अपने बचपन को याद करते रहते हैं और कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे। ना कोई टेंशन होती थी, ना कोई फिक्र होता था, जस्ट चिल करते थे और अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। बट हर किसी का बचपन उसी तरह नहीं गुजरा होता। कई लोगों के बचपन में कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनका असर उनके ऊपर पूरी जिंदगी के लिए पड़ जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 12th का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये दोनों स्टोरीज में ऑथर्स ने अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बारे में ही बताया हुआ है। फर्स्ट पार्ट का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड सेकंड का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो चलिए अब हम पहली स्टोरी को समझना स्टार्ट करते हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ज़ेटकला सा ने लिखा हुआ है। ज़ेटकला सा एक पेन नेम है और उनका असली नेम है गर्ट्रूड साइमंस बॉनिन। ये एक नेटिव अमेरिकन राइटर थी, मतलब एक ट्राइब का हिस्सा थी और ये राइटर भी थी। इन्होंने अपनी लाइफ में कल्चर्स को लेके बहुत ही भेदभाव फेस किया, खासकर स्कूल्स में, और इन्होंने अपनी राइटिंग्स में उन्हीं चाइल्डहुड पेनफुल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया हुआ है। ये स्टोरी ज़ेटकला सा का ही एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसकी सेटिंग एक नेटिव अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल की है। और ये जो नेटिव अमेरिकन के बोर्डिंग स्कूल्स होते थे ना, ये उन्हीं बच्चों को पढ़ाने का एम करते थे जो कि नेटिव अमेरिकन थे, मतलब एक ट्राइब का हिस्सा थे। इन स्कूल्स में चिल्ड्रन को फोर्स किया जाता था कि वो अपने कल्चर, ट्रेडिशन और अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दें और मॉडर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दें। अब ज़ेटकला सा का पहला दिन होता है लैंड ऑफ एप्पल्स में, यानी कि अमेरिका की वॉशिंगटन स्टेट में। वो अपने स्कूल में जाती है और पहले तो ज़ेटकला सा बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसने इमेजिन किया हुआ था कि स्कूल की जो सराउंडिंग्स होगी बहुत ही खूबसूरत होंगी, बहुत ही अलग अलग अच्छे लोग उसको मिलेंगे। बट जब उसने रियलिटी देखी, वो बिल्कुल उसकी इमेजिनेशन से ऑपोजिट थी। और जो पहली चीजें उसने स्कूल में आके देखी वो थी एक स्ट्रेंज सा इन्वायरमेंट जो कि बिल्कुल ही खुशी वाला और वेलकमिंग नहीं लग रहा था। वहां पर उसने नोटिस किया कि हर एक चीज को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और जो वहां के टीचर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हर एक चीज उसके लिए बहुत ही अनफेमिलियर थी। अब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बेल रिंग की जाती है। वो बेल इतनी ऊंची थी कि ज़ेटकला सा बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई थी। उनको बहुत ही इरिटेशन हो रही थी बेल की आवाज से भी, उनको बहुत इरिटेशन हो रही थी बच्चों के चलने की आवाज से भी, क्योंकि उनके जो शूज थे वो बहुत ज्यादा आवाजें करते थे और उसको जैसे आदत नहीं थी इतने लोगों के साथ रहने की, उसको लोगों के बोलने की आवाजें भी इरिटेट कर रही थी। अब बेल के खत्म होने के बाद सभी जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं वो एक लाइन में चलना स्टार्ट कर देती है और उनके ग्रुप को लीड कर रही होती है एक व्हाइट हेयर्ड वुमेन जो कि वहां की एक टीचर थी और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो उनको डाइनिंग हॉल में लेके जाती है जहां पर उन्होंने ब्रेकफास्ट करना था। अब ज़ेटकला सा ने नॉर्मल कैजुअल क्लोथ्स डाले हुए थे और वो अपने आप को पुअरली ड्रेस्ड कहती है और उसने उन क्लोथ्स के ऊपर एक ब्लैंकेट भी ओढ़ा हुआ था। और जो उसके शूज थे वो मोकैसिन्स थे जो कि सॉफ्ट लेदर शूज होते हैं और वो बहुत ही क्वाइट होते हैं। जब उसको डाल के हम चलते हैं ना तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने बहुत ही टाइट सी यूनिफॉर्म डाली होती है जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। और वो कहती है उनकी यूनिफॉर्म मुझे अपने कपड़ों से भी बद्दी लग रही थी, पर फिर भी जो स्टूडेंट्स थे वो नीचे सर करके चली जा रहे थे। वैसे ही चलते चलते ज़ेटकला सा का ब्लैंकेट भी गिर जाता है और उसको बहुत ही शर्मिंदगी होती है। वो उठा के वापस चलना स्टार्ट कर देती है। अब वो डाइनिंग हॉल में जब पहुंचते हैं, सामने की तरफ से जो बॉय स्टूडेंट्स होते हैं वो भी डाइनिंग हॉल में एंटर कर रहे होते हैं और जैसे ही बेल रिंग करती है सभी स्टूडेंट्स अपनी चेयर खींच के चेयर के सामने खड़े हो जाते हैं। पर जो ज़ेटकला सा थी वो चेयर आगे करके बैठ जाती है और जब वो देखती है कोई और नहीं बैठा हुआ है तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपनी सीट से उठ जाती है। और जैसे ही वो उठती है बेल बजती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। वो वापस से शर्मिंदा हो जाती है, वापस अपनी सीट पे बैठ जाती है। इस सिचुएशन के बाद वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो नोटिस करती है सामने की तरफ 3 बॉय स्टूडेंट जो उसी का ग्रुप में आए थे वो भी उसी की तरह बेचैन है। अब डाइनिंग हॉल में एक मैन आता है जो कि बोलना स्टार्ट कर देता है और उसको सुनने के लिए ज़ेटकला सा पीछे टर्न करती है और वो एकदम से नोटिस करती है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स नीचे सर करके अपनी प्लेट्स की तरफ देख रहे हैं और अकेली मैं ही हूँ जो कि पीछे देख रही है। तो वो फिर से शर्मिंदा हो जाती है और नीचे देखना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही थर्ड बेल रिंग करती है सभी के सभी स्टूडेंट्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, पर ज़ेटकला सा खाना नहीं स्टार्ट करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वो हर एक चीज गलत करी जा रही थी और उसको ये भी डर था कि अगर उसने यहाँ पर खाने के मैनर्स भी ना फॉलो किए तो वो फिर से शर्मिंदा हो जाएगी। तो इसके कारण वो रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, जो भी चीज वो कर रही है वो गलत ही हुई जा रही है। अब ज़ेटकला सा कहती है ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसकी जो वहां पर फ्रेंड बनी थी जिसका नाम था जुडविन, उसने बताया कि उसने चुपके से व्हाइट हेयर्ड वुमन की आवाज सुनी है कि वो हमारे जो लॉन्ग हेयर्स हैं उनको कट कर देंगे। और ज़ेटकला सा कहती है कि छोटे बाल तो सिर्फ अनस्किल्ड वॉरियर्स के लिए होते हैं, या वो लोग जो डरपोक होते हैं उनके लिए होते हैं, या छोटे बाल सिर्फ तभी किए जाते हैं जब किसी की डेथ होती है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि जो कमजोर होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तो जुडविन कहती है हमें
सबमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल हैं। तो जेड क्लास आ कहती है कि नहीं, मैं सबमिट नहीं करूंगी, मैं बहुत ही स्ट्रगल करूंगी पर मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। अब अगली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद वो जब वापस अपने रूम्स में आ रही होती है, वो भागना स्टार्ट कर देती है। अब जब वो भाग रही होती है, उसके पैरों से भी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसको भी वही यूनिफॉर्म पहना दी गई थी और वही शूज पहना दिए गए थे और उसके मोकैसिन्स छीन लिए गए थे। और भागते भागते वो एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर 3 बेड होते हैं और काफी अंधेरा होता है, और वो उस रूम के कोने में एक बेड के नीचे जाके छुप जाती है। अब उसको सारी चीजें सुन रही होती हैं कि बाहर उसको पुकारा जा रहा है, उसका नाम लिया जा रहा है, पर वो बेड के नीचे छुपी की छुपी रहती है। और जब भी उसके कमरे के बाहर से उसको चलने की आवाज आती है किसी की, तो वो डर से कांप जाती थी। अब उसके कमरे में वो व्हाइट हेयर टीचर आ जाती है और अलमीराज में उसको ढूंढना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो जेड क्लास आ को बेड के नीचे देखती है, वो उसको घसीट के बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। जेड क्लास आ बहुत ही रेजिस्ट करती है, वो इस चीज के खिलाफ बहुत ही ज्यादा लड़ती है, बट उसको घसीट के एक चेयर के ऊपर बिठा दिया जाता है और बांध दिया जाता है। और जैसे ही उसका एक बाल भी काटा जाता है, वो हिम्मत हार देती है और रोना स्टार्ट कर देती है। अब उसके बाल काट दिए गए थे। अब वो अपने आप में ये सोचती है कि जब उसको उसकी मदर से दूर कर दिया गया था, उसको कभी भी किसी ने रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, उसने बहुत ही चीजें फेस की हैं। अब उसके बाल भी एक कमजोर व्यक्ति की तरह काट दिए गए थे, वो भी जबरदस्ती, और उसको कोई भी बचाने नहीं आया और उसको किसी ने भी दिलासा नहीं दिया जैसे उसको उसकी माँ दिया करती थी। अब वो कहती है कि वो भी उसी भेड़ की तरह बन गई है जो कि यहाँ के हर एक स्टूडेंट्स को बनना पड़ा, मतलब वो भी बिल्कुल उनके जैसी हो गई थी। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अब इस स्टोरी की थीम के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट थीम है कल्चरल आइडेंटिटी। इस स्टोरी में जेड क्लास आ की जो कल्चरल आइडेंटिटी थी, जो कि नेटिव अमेरिकन की थी, वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थी और वो उसको ना खोने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और दूसरा थीम है कल्चरल ऑपरेशन। इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि कैसे मॉडर्न कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे कल्चर को ऑप्रेस करते जा रहा है, मतलब दबाते जा रहा है। तीसरा थीम है लॉस ऑफ फ्रीडम। जेड क्लास आ का ये एक्सपीरियंस हमें ये भी बताता है कि कई सिचुएशंस में बचपन में भी हमारे पास ऐसी फ्रीडम नहीं होती है कि हम अपने आप को बचा सकें। फोर्थ थीम इज ट्रॉमा एंड ह्यूमिलिएशन। जेड क्लास आ जो कि एक नेटिव अमेरिकन थी और उसकी आइडेंटिटी को कैसे ह्यूमिलिएट किया गया, वो हमें इस स्टोरी के द्वारा पता लगा है। और कैसे ये छोटी छोटी चीजें एक बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन जाती है, जो कि इसकी थिंकिंग को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। लास्ट थीम इज रेजिस्टेंस वर्सेस पावर। कैसे जेड क्लास आ अपने बाल ना कटवाने के लिए रेजिस्ट कर रही थी, लड़ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, और दूसरी तरफ जो व्हाइट हेयर्ड वुमेन थी, उनकी पावर के सामने इसकी रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं थी, वो हार गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर की दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो कि बामा ने लिखी है। अब जो बामा है वो भी एक पेन नेम है और उनका रियल नेम है फॉस्टीना मैरी फातिमा रानी। ये एक तमिल दलित वुमेन थी जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली को बिलोंग करती थी। उसके काफी मेजर वर्क्स थे, जैसे कि करुकू, जो कि उसकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि उसने 1992 में लिखी थी। दूसरा मेजर वर्क था संगति, जो कि 1994 की एक नॉवल थी। और थर्ड मेजर वर्क था किसुम्बुकरन, जिसमें उन्होंने काफी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, और ये चीज उन्होंने 1996 में लिखी थी। अब ये जो स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी करुकू में से ही एक्सट्रैक्ट की गई है। अब करुकू का मीनिंग पाल्मेरा लीव्स होता है या ताड़ के पत्ते, जैसे कि आपको इस इमेज के बैकग्राउंड में दिख रहे हैं ना, उन्हीं पत्तों को करुकू कहते हैं। अब ये पूरी स्टोरी एक साउथ इंडियन विलेज में सेट है, जहां पर सोसाइटी कास्ट सिस्टम में डिवाइड की गई है। मतलब कि अपर कास्ट वाले जो लोग होते हैं वो पावरफुल लोग होते हैं, और जो लोअर कास्ट वाले जैसे कि दलित्स होते हैं उनको अनटचेबल्स कहा गया, मतलब उनको छूना भी एक पाप माना जाता था अपर कास्ट की तरफ से। अब ऐसी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कॉमन है और वो डीपली रूटेड है। अब सबसे पहले बामा बताती है कि जब वो 3rd क्लास में थी, उसने तब तक लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में खुलेआम बात करते हुए कभी भी नहीं सुना था, पर उसने ये चीज देखी थी, फील की थी, एक्सपीरियंस की थी और उससे ह्यूमिलेट भी हुई थी, जबकि वो अभी 3rd क्लास में ही थी। अब बामा बताती है कि चाहे उसका घर स्कूल से सिर्फ 10 मिनट की वॉक पे था, पर उसको घर पहुंचते समय आधे घंटे से लेके 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि वो अपने गांव के बीच में से जाती थी और रास्ते में उसको बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें दिखती थी। कई बार उसको गेम्स दिखती थी, एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज दिखती थी, कई बार और चीजें दिख जाती थी जो उसने कभी भी नहीं देखी हैं। सभी जो सड़कें थी, शॉप्स थी और बाजार थी, हमेशा भरे रहते थे और बहुत ही एंटरटेनिंग लगते थे उसे, तो वो उसको ही देखते देखते आती थी, जिसके कारण उसको टाइम लग जाता था। अब कई बार उसको नाचता हुआ बंदर दिखता था जो कि अपने मालिक के ढोल के ऊपर नाच रहा है, और कई बार उसको एक सपेरी की परफॉर्मेंस दिखती थी, और उन्हीं के साथ ही एक आदमी होता था जो कि पूरा दिन साइकिल चलाता रहता है, और उसको और मोटिवेट करने के लिए उसकी शर्ट के ऊपर 1-1 रुपए के सिक्के टांग दिए
जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, वो झूले को भी देखती होती थी। रास्ते में आते आते उसको एक मारियाता टेम्पल के बारे में पता था, वो वहां से भी गुजरती थी और उसको अच्छे से देखती थी कि कैसे उस मंदिर के बाहर प्रसाद परोसा जाता है। और जहां पर गांधी का स्टैचू है उसके साथ ड्राइड फिश का स्टॉल है, उसी के साथ मीठी चीजों का स्टॉल है और साथ में ही फ्राइड स्नैक्स का भी स्टॉल है। और भी कई शॉप्स थी वहां पर, और ये जो सारी शॉप्स थी वो साथ साथ में ही थी। अब उनके गांव के एक ट्राइबल लोग थे, नरिको रावण, जो कि वाइल्ड लिमुर को अपने केज में डाल के लोगों के सामने प्रदर्शन करते थे। और उन्हीं ट्राइब के लोग नीडल्स को भी बेचते थे, क्ले बीड्स को भी बेचते थे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बेचते थे जो कि कान साफ करने के काम आते हैं। और ये सारी चीजें बामा को बहुत ही एंटरटेन करती थी और वो यही चीजें देखते देखते अपना टाइम बर्बाद करती रहती थी। और वो ये भी बताती है कि उनके गांव में कई बार पॉलिटिकल पार्टीज भी आती थी जो कि स्टेज पे चढ़ के माइक की मदद से भाषण देती थी। और सिर्फ यही नहीं, वहां पर स्ट्रीट प्लेस भी होते थे, कई बारी पपेट शो भी होता था, मतलब कठपुतली का शो भी होता था, और एक स्टंट परफॉर्मेंस शो भी होता था जिसका नाम था नो मैजिक नो मिरेकल। इन चीजों के कारण उसका घर टाइम से पहुंचना नामुमकिन हो जाता था क्योंकि वो ये चीजें देखती रहती थी। अब वो अपने गांव के कॉफी क्लब के बारे में भी बताती हैं। अब जो इस कॉफी क्लब का वेटर होता है वो कॉफी ठंडा करने के लिए एक कप में से कॉफी दूसरे कप में गिराता है ताकि वो ठंडी हो जाए, और उन दोनों कप के बीच में दूरी काफी होती थी और इसको भी देखने में बामा को मजा आता था। और उस कॉफी क्लब के आसपास जो शॉप्स होती थी उनके बाहर लेडीज बैठ के प्याज भी काट रही होती हैं। अब सीजन के हिसाब से उसके गांव में अलग अलग स्टॉल्स भी लगते थे, जैसे मैंगो के स्टॉल्स, ककम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, पाम सिरप और पाम फ्रूट इंक्लूडिंग गुआवास और जैक फ्रूट। ये सारी चीजें वहां पर बेची जाती थी और इन चीजों को नोटिस करती थी बामा। और हर दिन वो देखती थी कि लोग मिठाई को बेचते हैं, सेवरी फ्राइड स्नैक्स को बेचते हैं, हलवा हो गया या फिर कुल्फी होगी, वो भी वहां पर बेची जाती थी। और ये चीज बामा हर रोज नोटिस करती थी। अब ऐसे ही चलते चलते बामा एक गली के किनारे में पहुंच जाती है जहां पर अनाज को निकालने के लिए एक थ्रेशिंग फ्लोर लगाई गई थी और वहां पर उसके लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर उसके लोग से मतलब बामा की जाति के लोग, और वो अनाज को निकालने के लिए बैलों की मदद ले रहे थे जो कि गोल गोल घूम रही थी। और उन बैलों के मुंह को कवर भी किया गया था, मजल किया गया था ताकि वो उस अनाज को खुद ना खा ले। और एक लैंडलॉर्ड था जो कि आराम से वहां पर बैठा हुआ था और इन सभी चीजों को देख रहा था। अब वो जब गली की दूसरी तरफ देखती है, वो एक ओल्ड आदमी को देख के हंसना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो आदमी ने एक पोटली को धागे से बांध के पकड़ा हुआ था और इस प्रकार चल रहा था कि वो उस बैग को टच ना कर दे। तो उसके चलने के तरीके को देख के बामा हंसने लग गई और वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्यों चल रहा है। अब उसके बैग जो था उस पे ऑयल के दाग लगे हुए थे जिसको देख के उसने गेस किया कि उसके अंदर या तो वड़ा होगा या तो हरे केले की भाजी होगी। और वो फिर सोचती है कि वो एक खाने की चीज को ऐसे पकड़ के क्यों जा रहा है। अब जब वो ओल्ड आदमी लैंडलॉर्ड के पास पहुंचता है, वो झुक जाता है और झुक के प्रणाम करता है और वो ये बैग उसको पकड़ा देता है। और जो लैंडलॉर्ड होता है वो उस बैग को पकड़ के उसमें से वड़ाई निकाल के खाने लग जाता है। अब इसके बाद बामा अपने घर वापस आ जाती है और वो अपने भाई को ये सारी बात बताती है कि कैसे एक आदमी अजीब ढंग से चल रहा था और उसने लैंडलॉर्ड को वड़ाई ऐसे पकड़ाई। ये बात सुन के जो अन्ना था, मतलब उसका जो बड़ा भाई था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो उसको बताता है कि ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है, ये एक अनटचेबिलिटी की ही एग्जाम्पल है। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं वो अपर कास्ट के होते हैं और वो अपने आप को काफी उच्च मानते हैं और वो ये मानते हैं कि अगर वो छोटी जात के लोग को छू भी लें तो वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, मतलब वो गंदे हो जाएंगे, जैसे कि उनको छूना एक पाप है। अब ये सुनने के बाद बामा बहुत ही हैरान हो जाती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि हमारे जो एल्डरली लोग हैं वो अपना काम छोड़ के इतनी मेहनत करके उनके लिए खाना ला रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम खाने को छू भी लें तो वो खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और वो कहती है कि अब जो वो वधाई थी वो पहले एक केले के पत्ते में रैप की गई थी, उसके बाद उसके ऊपर एक पेपर भी चढ़ाया गया था और तब भी वो सोचते थे कि अगर हमने उस कागज को भी छू लिया तो उनका खाना प्रदूषित हो जाएगा। अब इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और वो कहती है कि मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं जाऊं उसकी वधाई को हाथ लगा दूं। और वो कहती है हमारे लोगों को कभी भी ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए, हमारा जो काम है, जैसे जो फील्ड का काम है, हमें सिर्फ वो करना चाहिए, अपनी वेज लेनी चाहिए, मतलब पैसे लेने चाहिए और बस, उनकी कोई भी गुलामी नहीं करनी चाहिए। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान ही हैं। अब आगे अन्ना एक अपनी स्टोरी बताते हैं बामा को। सबसे पहले बताती है कि जो उसका बड़ा भाई है वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो छुट्टियों में घर वापस आए हुए थे और वो पढ़ाई की किताबें लेने के लिए पास वाले गांव में लाइब्रेरी में जाते रहते हैं। अब ऐसे ही एक दिन उस लाइब्रेरी से बुक लेके वो नदी के किनारे चलते हुए वापस आ रहे थे और एकदम से उनके सामने एक लैंडलॉर्ड आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो अप्पा, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो लैंडलॉर्ड अचानक से ये चीज अन्ना को क्यों पूछ रहा था, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने कभी इसको वहां पर देखा नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ जानने के लिए उसको ये सवाल पूछता है और अन्ना ने उसको अपना नाम बता दिया। इसके बाद जो लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है कि थम्बी तुम कौन सी गली में रहते हो। अब उसने
उसने ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि उनके गांव के लोगों के घर जातियों के हिसाब से बटे हुए थे। मतलब एक गली में एक ही जाति के लोग रहते थे और अगर अन्ना उसको अपनी गली का नंबर बता देते तो उसको पता लग जाता कि ये कौन सी जाति का है। और इसी स्टोरी के जरिए से वो बामा को बताते हैं कि क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, हमें कभी भी ऐसे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है और हमसे रिस्पेक्ट को बचपन में ही छीन लिया गया था। पर अगर हम पढ़े और प्रोग्रेस करें और सक्सेसफुल बन जाए तो हम ये रिस्पेक्ट वापस ले सकते हैं। तो बामा, तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये बातें सुनने के बाद बामा बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो गई और इंस्पायर्ड हो गई और उसने बहुत ही ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही मेहनत करने के बाद वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई और जिसके कारण उसके काफी लोग दोस्त भी बन गए। चाहे वो छोटी जाति की थी पर अब उसको लोग जानने लग गए थे। और यहीं पर हमारी ये कहानी भी खत्म होती है। अब हम इस स्टोरी के कुछ थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टोरी में हमें ये जो बामा का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था, इससे हमें कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया कि कैसे उच्च जाति के लोगों को काफी रिस्पेक्ट मिलती है और छोटी जाति वाले लोगों को अनटचेबल्स कहा गया कि उनको छूना भी पाप है। दूसरा थीम है सोशल इनजस्टिस, कि कैसे लोग जो सिर्फ स्टेटस और कास्ट से डिवाइडेड हैं, उनकी लाइफ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। थर्ड थीम इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। यहाँ पर अन्ना के जरिए से हमें सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के बारे में बताया गया है कि कैसे पढ़ाई और सक्सेस के साथ हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी वापस ले सकते हैं। चौथा थीम है पावर ऑफ एजुकेशन। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी हमें मिलेगी वो सिर्फ एजुकेशन के जरिए से मिल सकती है, इसीलिए एजुकेशन बहुत ही पावरफुल है। लास्ट थीम इज अवेकनिंग एंड अवेयरनेस। अब इस एक्सपीरियंस से पहले बामा को इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चाहे उसने ये चीजें एक्सपीरियंस की थी पर उसके ये चीजें नॉर्मल लगती थी। बट जब अन्ना ने उसको बताया तब उसको रियलाइज हुआ कि ये चीज कितनी सीरियस है। तब उसके मन में ये अवेयरनेस आई और यहीं पर स्टोरी के थीम्स भी खत्म होते हैं। अब हमने ये जो पूरा चैप्टर किया, ये दोनों स्टोरीज की हैं, उसके सेंट्रल आइडिया को अच्छे से समझ लेते हैं। ये चैप्टर बेसिकली उस इनजस्टिस को हाईलाइट करता है जो कि कई मासूम बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि कल्चरल डोमिनेशन जो कि जेड क्लास सा ने फेस की थी, कि कैसे उनके कल्चर को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है और उनके ऊपर दूसरा कल्चर फोर्स किया जाता है। दूसरी तरफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो कि बामा ने एक्सपीरियंस किया, कि कैसे सिर्फ एक कम्युनिटी और कास्ट के डिफरेंस के कारण दो लोगों की लाइफ कितनी अलग हो सकती है। और ये जो दोनों नरेटर्स थे और दोनों राइटर्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ में लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी भी एक्सपीरियंस किया और काफी ह्यूमिलिएशन और इमोशनल पेन एक्सपीरियंस किया, जो कि ऐसे कल्चर और कास्ट के लोग फेस करते रहते हैं। यही चीज हमें ये पूरा चैप्टर बता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक शॉर्ट का लिंक दिख रहा होगा जहां पर मैंने इस पूरे चैप्टर के मेजर कीवर्ड्स डाले हुए हैं जो कि आपको आपकी एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इस वीडियो के ऊपर लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।